नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपके लिए ये मॉक टेस्ट का पेपर नंबर थर्ड है पटवार 2025 के लिए जो सीरीज हमने स्टार्ट करी है, इसके थर्ड नंबर का मॉक टेस्ट है। इसका आज मैं सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, टेस्ट पेपर देना है। टेस्ट पेपर कहाँ मिलेगा आपको? रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लेना। उसमें फ्री स्टडी मटेरियल में जाओगे तो टेस्ट नाम से फोल्डर बना हुआ है। उस फोल्डर को जब क्लिक करेंगे आप तो रीजनिंग और मैथ के पटवार के दो फोल्डर अलग अलग दिखेंगे 2025 के लिए। उन फोल्डर में आप टेस्ट पहले दीजिए और टेस्ट के बाद में जो भी स्कोर आपका रहे वो आपके मोबाइल पे आपको जो है रिजल्ट आपका आ जाएगा। उसके बाद में फिर इवनिंग में ये जो क्लास अपनी चलती है, उसी दिन जिस दिन टेस्ट आ रहा है उसी दिन उसका सॉल्यूशन जो है वो आपके सामने यूट्यूब पे आ जाएगा। जितने भी एग्जाम्पल आप कर सकते हैं कर लीजिए, जो नहीं होंगे उनको इसमें आप देख के पता कर सकते हैं किस तरीके से सॉल्व होंगे। ठीक है, ये जितनी ज़्यादा क्लास ज़रूरी होती है एग्जाम के लिए उतना ही ज़्यादा टेस्ट पेपर ज़रूरी होता है। 50% रोल आपका सिलेबस करता है। आपने सिलेबस में जितना ही पढ़ा है 50% सिलेक्शन के लिए वो ज़रूरी होता है और 50% आपकी प्रैक्टिस ज़रूरी होती है जो आपने टेस्ट सीरीज दी है। तो उसके लिए ये 50% वाला जो काम है टेस्ट सीरीज के जरिए हम पूरा कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो है वो आपकी क्लास जो है रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे टॉपिक के हिसाब से भी जो है वो हम क्लास ले रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देरी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। ये टेस्ट पेपर मॉक टेस्ट नंबर थर्ड है, इसका हम सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं आज। सबसे पहले पटवार नाम से ओनली स्पेशल रीजनिंग का जो कोर्स है वो लॉन्च किया है हमने, बहुत बढ़िया तरीके से लॉन्च किया है। इसमें प्राइस रहेगी 1100 रुपीज़ और ओनली मैथ का कोर्स लेते हो तो 900 प्राइस रहेगी। और कॉम्बो कोर्स भी हमने डिजाइन किया है आपके लिए। वैसे 2000 कोर्स है कॉम्बो कोर्स की, पर अभी जो ऑफर चल रहा है उसमें 1600 का जो है ये कॉम्बो मैथ रीजनिंग का कॉम्बो कोर्स आपको मिल जाएगा, जिसमें टेस्ट सीरीज भी आपके फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें रहने वाली है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल एनालॉजी से है। पहले से दूसरे का जो क्रम है वही तीसरे का चौथे से होना चाहिए। क्या क्रम चल रहा है वो देख लो एक बार। यहाँ से चल रहा है सर -10, -10 की सीरीज चल रही है। क्या आप आंसर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। 17 में से 10 गए तो 7, यानी जी। ऑप्शन को देख के आंसर आ चुका है सी ऑप्शन, फिर भी आप पूरा चेक कर लेते हैं। तो के 11, 22 में 10 गए तो 12 एल, 26 में से 10 गए तो 16 पी। ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे बच्चों। सेकंड नंबर का एग्जाम्पल भी एनालॉजी से ही है। पहले से दूसरे का जो रिलेशन आ रहा है वही तीसरे का चौथे के साथ में रिलेशन बनना चाहिए। अब क्या सीरीज आपके काम में आ रही है? इसमें 2 से 32 लाना है। सबसे पहले तो अगर यहाँ मल्टीप्लाई करूँ 16 से तो आ जाएगा, पर 16 से मल्टीप्लाई करूँ तो ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है तो एक काम करते हैं, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 का गुणा 5 बार, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है, ऐसे ही 4 की पावर 5 करोगे यानी 4 का गुणा 5 बार। ठीक है, तो कितना आएगा? 1024, यानी डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो क्या सीरीज चल रही है वापस देख लीजिए, 2 की पावर 5 देन 4 की पावर 5 बराबर आंसर आएगा डी ऑप्शन, यानी डी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होने वाला है। चलो बच्चों बढ़ते हैं आगे अगले एग्जाम्पल की तरफ। थर्ड नंबर का एग्जाम्पल ये कोडिंग डिकोडिंग से पूछा हुआ एग्जाम्पल है। इसको सॉल्व करना है हमें। क्या सीरीज रहेगी, क्या क्रम रहेगा, वो आपको देखना है। जितने भी अक्षर इधर की साइड दिख रहे हैं वो सारे के सारे अक्षर इधर दिख रहे हैं। जिस क्रम में इनको बदला है उसी क्रम में बदल के आपको आंसर निकालना है। तो एक काम करेंगे, हम इनमें नंबर लिख सकते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6। किस क्रम में बदला है कि सर 2 को पहले लिया है, 2 1, उसके बाद में 4 3, उसके बाद में 6 5, इसी क्रम में आंसर निकाल सकते हैं। इन दोनों को पलट के क्या लिखेंगे? सी ए। इन दोनों को पलट के क्या लिखेंगे? आई टी और ई बी। ऑप्शन की बात करें सी ए आई टी ई बी, यानी ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। तो करेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं उन सभी ग्रुप में वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। और ये हमारी जो क्लास है आपके एग्जाम तक, पटवार के एग्जाम तक जो है मॉक टेस्ट चलते रहेंगे मैथ रीजनिंग के।
और आप जिन बच्चों को नहीं पता है उनको भी बताइए कि मॉक टेस्ट उतने ही जरूरी होते हैं जितना कि सिलेबस जरूरी होता है अपने लिए, ठीक है। मॉक टेस्ट दोगे, आपका सिलेक्शन जो है वो फाइनल है, हो जाएगा, और उसके लिए आपको प्रैक्टिस जो है वो करनी है, उसी के लिए मॉक टेस्ट हम शुरू किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल है, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का ही एग्जाम्पल है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो बी से अगर देखो क्या क्रम चल रहा है, लिख देता हूँ। यहाँ से देखा जाए तो +3 है, +3, +3, +3, +3, +3, सब में +3 है। सेकंड वाले में भी +3 है, थर्ड में भी +3 है, फोर्थ में भी +3 है। इसी क्रम में +3 के हिसाब से आंसर निकालना है। +3 करें V, +3 करें H, +3 करें V, +3 करें D, +3 करें P, +3 करें H। ये ऑप्शन किस में दिखाई दे रहा है? BH, VD, PH, यानी डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से जो है ये सॉल्व हुआ है। ये कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल था, 4th नंबर का एग्जाम्पल था पटवार के लिए, मॉक टेस्ट 3rd का। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है। ये भी हमारा जो एग्जाम्पल है कोडिंग डिकोडिंग से पूछा हुआ ही एग्जाम्पल है। यहाँ इधर वाले को अंडरलाइन, इधर वाले को खाली, अंडरलाइन खाली, अंडरलाइन खाली। आपसे इसमें से फ्रूट का कोड पूछ रहा है, तो फ्रूट जो दिखाई दे रहा है वो फर्स्ट में दिखाई दे रहा है, और साथ के साथ किस में दिखाई दे रहा है कि सर फर्स्ट में ही दिखाई दे रहा है। तो अपना आंसर फर्स्ट से आएगा, फर्स्ट लाइन को नहीं छोड़ना है। पहली दूसरी लाइन में अगर मैं देखता हूँ तो पहली दूसरी लाइन में मुझे जो दिखाई देता है NOP कॉमन दिखाई दे रहा है, और यहाँ एज कॉमन दिखाई दे रहा है। फर्स्ट और थर्ड लाइन में अगर मैं चेक करता हूँ तो पुट कॉमन दिखाई दे रहा है मुझे, उधर की साइड में मुझे गुड कॉमन दिखाई दे रहा है। तो फ्रूट का जो कोड है वो टा आएगा। ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। तो बहुत आसान एग्जाम्पल था जो हमने सॉल्व किया है। अब बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल ये है, आपको ऑड वन आउट का एग्जाम्पल है, क्लासिफिकेशन जिसे हम बोलते हैं, यानी 3 का ग्रुप बनेगा, एक को अलग करना है, और जो भी अलग होगा वही आपका आंसर माना जाएगा। इसको एक बार हम सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप। सबसे पहले 5 से 14 कैसे ला सकते हैं कि सर 5 दूनी 10 और 4 14, 12 दूनी 24 और 4 28, 21 दूनी 42 और 4 46। सब में क्रम बनना है। ये क्रम किस ऑप्शन पे नहीं दिख रहा है कि सर ए ऑप्शन पे नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है कि सर जीरो में अगर 2 से मल्टीप्लाई करें +4 करें तो आंसर जो आएगा वो आपके कितना आएगा कि सर 4 आएगा, जबकि लिखा कितना है 6 है। इसलिए ग्रुप से जो अलग आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा आपके? 1 नंबर का ऑप्शन ग्रुप से अलग है। ये 6 नंबर का एग्जाम्पल था। 7 नंबर आपको इसमें भी ऑड वन आउट, मतलब एक अलग है और 3 का ग्रुप बनेगा, वो कौन सा है अलग वाला? एक्सिस बैंक, SBI बैंक, HDFC बैंक, ICI बैंक। ये जो बैंक है ये प्राइवेट बैंक है, जबकि SBI बैंक जो है वो गवर्नमेंट बैंक है। इसलिए ग्रुप से अलग जो माना जाता है वो कौन सा बैंक माना जाता है कि सर SBI बैंक जो है वो औरों से जो है वो अलग है। 7 की बात करें। अब 8 नंबर में क्या सीरीज चल रही है कि सर 8 नंबर में अगर मैं देख रहा हूँ तो ये 3 कम है, यहाँ से अगर देख रहा हूँ तो 5 कम है, 7 कम है, कि सर 9 कम करोगे तो ए आएगा। ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ये अल्फ़ाबेट सीरीज होती है, इसमें क्रम देखना पड़ता है ABCD के अनुसार, और उस क्रम के अनुसार जो है वो आपको आंसर निकालने पड़ते हैं। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ये नंबर सीरीज का एग्जाम्पल है। इसमें क्या सीरीज चल रही है, क्या क्रम चल रहा है, उसको हमें देखना है। यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो ये +5 है, ये -2 है, फिर +5 है, फिर इसके बाद में -2 करेंगे तो 21 आएगा, फिर +5 आ गया और फिर -2 आ गया। तो 21 यानी ए ऑप्शन जो है नंबर सीरीज का सही आंसर माना जाएगा। तो 21 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। 9 नंबर का एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल ये मिसिंग नंबर का एग्जाम्पल है। इसमें सीरीज का पता करना है, क्या सीरीज चल रही है, क्या क्रम चल रहा है, और उसके अनुसार जो है आपको आंसर निकालने पड़ेंगे। अगर मैं 15 से यहाँ 18 को देखता हूँ, 15 से अगर 18 को देखता हूँ तो 3 ज़्यादा है, 18 से 21 को देखता हूँ तो भी 3 ज़्यादा है, 90 से 108 को अगर मैं देखता हूँ तो बच्चों ये 18 ज़्यादा है,
और 108 में अगर मैं 18 जोड़ता हूँ तो 8 और 8 16, 116 और 10 126 आएगा, 126, यानी ऑप्शन बी। 75 से 90 की अगर बात करता हूँ, 75 से 90 की अगर बात करता हूँ तो 15 ज़्यादा है। 90 से 105 की बात करूँ तो भी 15 ज़्यादा है। सीरीज बन रही है इसके अंदर। फिलहाल बी ऑप्शन 126 जो है इसका करेक्ट आंसर है। 118 में 108 में अगर 18 जोड़ते हैं तो 126 आता है। तो 126 जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ये मिसिंग नंबर का एग्जाम्पल था। ये सीरीज इसके अंदर बन रही है, पूरी क्लास देख लो। बढ़ते हैं आगे। ये एग्जाम्पल है, इसको मुझे सॉल्व करना है। इसके अंदर आपको देखना है सीरीज के अनुसार यहाँ क्या आने वाला है, पता करेंगे। यहाँ मैं देखता हूँ तो अंतर 2 का है बच्चों, यहाँ 3 का अंतर आ रहा है, यहाँ 4 का आ रहा है, यहाँ 5 का आ रहा है, यहाँ 6 का अंतर आ रहा है, यहाँ 7 का आ रहा है। 7 का कैसे आ रहा है? 2 तो ये, 5 ये, 5 और 2 7। 2 क्यों? क्योंकि वाई और जेड 2, उसके बाद 5 ये 7। 7 के बाद में 2 3 4 5 6 7, और यहाँ अंतर आना चाहिए 8 का। 8 और 5 13। 13 पे अक्षर क्या आता है कि सर एम आता है, यानी सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। तो करेक्ट आंसर आप जो दे के आएंगे वो कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन इसका आंसर होने वाला है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल 12 नंबर का है, सिटिंग अरेंजमेंट से एग्जाम्पल है। यहाँ पर लिखा है 8 व्यक्ति हैं ए से लेके और एस तक, उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। जरूरी नहीं है इसी क्रम में हो। तो 8 के लिए मैं जगह बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर लिखा है ई और बी के बीच में, उससे पहले लिखा है डी और एफ के बीच में 3 व्यक्ति बैठने चाहिए। डी और एफ के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। और आगे लिखा है जी डी के तुरंत बाएं बैठा है। जी डी के तुरंत बाएं बैठा है। ई और बी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठता है। अलग से लिख देता हूँ, ई और बी के बीच में एक व्यक्ति बैठता है। ई और बी के बीच में एक व्यक्ति बैठता है। ई किसी भी एक छोर पर नहीं बैठता है, ये शर्त है। एच और ए के बीच में 3 से अधिक लोग बैठने चाहिए। एच और ए के बीच में 3 से अधिक लोग बैठने चाहिए, ये शर्त है। ठीक है भाई। आगे कह रहा है ए एच के बाईं तरफ होना चाहिए। ए एच के बाईं तरफ होना चाहिए, मतलब ए यहाँ एच यहाँ। ठीक है। आगे लिखा है या तो ए या एच किसी एक छोर पर बैठाना है आपको। ठीक है भाई, बैठा देंगे। छोर वाली बात पे लाइन खींच दी। ना तो डी ना ही एफ किसी छोर पर बैठना चाहिए। डी और एफ में से छोर पर नहीं बैठना चाहिए। ठीक है। और ई बी और जी डी पड़ोसी नहीं होने चाहिए। ई बी के दाईं ओर होना चाहिए। ई बी के दाईं तरफ ही होना चाहिए। ठीक है, एक बार अरेंज करके देखते हैं इसको। फिर यहाँ से लिखता हूँ मैं डी, जी डी और 3 लोग, 1 2 3। यहाँ पर किसको लिख दूँ? एफ को। ठीक है। और एच और ए में से कोई एक छोर पर बैठना चाहिए। तो इस छोर पर अगर एच को बैठा दूँ, क्योंकि बाईं तरफ ए होना चाहिए, तो 3 से अधिक, 3 से अधिक मतलब यहाँ बैठा नहीं सकता, तो 3 से अधिक में 4 ले सकते हैं अपन। एक बार रख के देख रहे हैं सारी बातें पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही, उसके बाद फिर अपन चेक करते हैं। ठीक है। अब यहाँ लिखा था कि ई और बी के बीच में, ई और बी के बीच में एक व्यक्ति बैठना चाहिए। ई और बी के बीच में कितना व्यक्ति बैठना चाहिए? एक व्यक्ति बैठना चाहिए। तो बी को यहाँ लिखूँ, ई को यहाँ लिखूँ, तो बचा कौन है? ए आ गया, बी आ गया, सी बचा है, तो सी यहाँ आ जाएगा, है ना। तो बात पूरी हो गई क्या? ई बी और जी डी, ये पड़ोस, ई बी जो है वो जी डी के पड़ोस में नहीं बैठना चाहिए। सारी बातें पूरी हो गई हैं। आपसे कह रहा है एच और सी के बीच में कितने व्यक्ति होंगे। एच और सी के बीच में अगर यहाँ व्यक्ति देखता हूँ तो कितने दिखाई दे रहे हैं? 3। तो 3 आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। डी ऑप्शन इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से जो है पंक्ति अरेंज होगी। 12 नंबर का एग्जाम्पल था ये। अब बढ़ते हैं 13 नंबर पे। ये कह रहा है छात्रों की एक पंक्ति में रोहन का बाएं से 7वां स्थान है। ये छात्रों की पंक्ति है, नाम है इसका रोहन, और रोहन का 7वां स्थान है, दाएं से 20वें स्थान पर है। दाएं से कितने स्थान पर है? 20वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? 20 + 7 -1। कुल संख्या निकालने के लिए दोनों तरफ के स्थानों को जोड़ के लास्ट में -1 करना पड़ता है, यानी ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा। 13 नंबर का एग्जाम्पल था। 14 नंबर में इसको आपको अरेंज करना है डिक्शनरी के अनुसार।
शब्दकोश के अनुसार अरेंज करना है। सब में पीआरओ कॉमन है, सब में क्या कॉमन है? पीआरओ। जो सब में कॉमन है उसे काट दो। उसके बाद में पीई एन, एन पहले आता है, जाहिर सी बात है, एक नंबर। पीई पीएच पीओ, पीई पीएच पीओ, ये क्रम है। क्रम में कैसे लिखोगे? सबसे पहले 2 नंबर, उसके बाद 3, उसके बाद 1, उसके बाद 4। 23 14, 23 14 जो है वो ऑप्शन बी पे करेक्ट आंसर जो आएगा इसका बी ऑप्शन आएगा। डिक्शनरी के अनुसार इनको अरेंज करना है। ये शब्द को ये डिक्शनरी के अनुसार इसको, जब शब्दकोश के अनुसार इसको अरेंज करना है, उसके हिसाब से जो आंसर है वो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। वीडियो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितने भी आपने ग्रुप बना रखे हैं, और साथ के साथ रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है, इसको आज ही आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है भाई, चलिए, ये हमारे सामने 15 नंबर का एग्जाम्पल है, इसको आपको अरेंज करना है। ठीक है भाई, तो एक बार अपने हिसाब से अरेंज करिए। क्या इसमें क्रम बन रहा है? सबसे पहले लिखा है चयन, ऑडिशन, ट्रायल, पूर्व अभ्यास, अभ्यास और मंच प्रदर्शन। इसको पूरे परफेक्ट क्रम में आपको लेना है। सबसे पहले ऑडिशन दोगे आप, ट्रायल दोगे। सबसे पहले किसी भी चीज़ के लिए क्या देना पड़ता है? ऑडिशन देना पड़ता है, ट्रायल देना पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑडिशन आ गया। ऑडिशन के बाद में आपका क्या हो जाएगा बच्चों? चयन हो जाएगा। जब आप ऑडिशन दोगे तो आपका क्या हो जाएगा? चयन हो जाएगा। चयन होने के बाद में आप क्या करेंगे? अभ्यास करेंगे। अभ्यास करने के बाद में फिर दोबारा से अभ्यास करेंगे, पूर्व अभ्यास। उसके बाद में आप मंच प्रदर्शन सबसे आखिरी में करेंगे। पूरा क्रम अगर मैं देख रहा हूँ तो 1 नंबर सी का है, 2 नंबर ए का है, 3 नंबर बी का है, 4 नंबर ई का है, 5 नंबर डी का है। ये इसका सही क्रम है, सी ए बी ई डी। ऑप्शन जो है बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होना है। ठीक है, ये 15 नंबर का एग्जाम्पल है इसका। 16 की बात करें, गणेश जो है वो 5 मीटर दक्षिण की ओर गाड़ी चलाता है, फिर पूरब की ओर मुड़ता है। 5 दक्षिण में चलाता है, फिर पूरब की ओर मुड़कर 5 चलाता है, बाईं ओर मुड़कर 10 जाता है, बाईं ओर मुड़कर जो है 10 जाता है, उसके बाद रुक जाता है। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 5 जाता है, बाईं ओर मुड़ता है और कितना जाता है? 5 जाता है। ठीक है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, 5 मीटर जाता है और रुक जाता है। गणेश अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी नहीं निकाल सकते क्या आप? ये 5 ही है भाई। करेक्ट जो आंसर आएगा वो ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 5 मीटर जो है दूरी आएगी। बहुत आसान एग्जाम्पल था डायरेक्शन का। इसके बाद में 17 नंबर पे बात करते हैं। 17 को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है देखो, जगदीश अपने घर से पूर्व दिशा में 200 कदम चलता है। पूर्व में 200 कदम चला दिया इसको। फिर उसके बाद दाईं ओर मुड़कर 40 जाता है। उसके बाद चाय की दुकान पर पहुंच जाता है। ठीक है भाई, चाय की दुकान पर पहुंच जाता है और उसके बाद में फिर दाईं ओर मुड़कर 40 जाता है। दाईं ओर मुड़कर 40 जाता है। ये 200 थोड़ा सा लंबा कर देते हैं। 40 जाता है, फिर उसके बाद में एक बस स्टॉप पर पहुंचता है। उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़कर 40 जाता है। दाईं ओर मुड़कर फिर 40 जाता है। ये यहाँ पहुंच गया। ठीक है, फिर उसके बाद में वह अपने दाईं ओर मुड़कर 140 कदम जाता है। 140 का मतलब 40 तो ये है, 100 और, तो 140 हो गया। आपसे पूछ रहा है जगदीश के घर से एक डाकघर पहुंच जाता है। दूरी पूछी है, मतलब आपसे यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है बच्चों। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये 100 एक्स्ट्रा थी, 200 पहले थी। 200 प्लस 100 बराबर 300 मीटर। ठीक है, और किस दिशा में है? दूरी और दिशा 300 मीटर और ईस्ट पूरब में है। 300 कदम जो है स्टेप, और ये ईस्ट पूरब में, यानी ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आने वाला है। ये इस तरीके से होगा। डायरेक्शन टेस्ट का एग्जाम्पल था और आसान एग्जाम्पल था। अगला एग्जाम्पल, ये सीरीज है। ऐसी कितनी संख्याएं जिनके पहले एक प्रतीक है, ठीक बाद में एक अन्य प्रतीक है? संख्या से पहले प्रतीक, बाद में प्रतीक। संख्या से पहले प्रतीक और बाद में प्रतीक। संख्या से पहले प्रतीक, बाद में प्रतीक। संख्या से पहले 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 बाद में प्रतीक। तो फिलहाल यहाँ पर ऐसी कितनी संख्याएं दिखाई दे रही हैं आपको? संख्या से पहले और बाद में प्रतीक अभी कोई रह तो नहीं गया, एक बार देख लेता हूँ। फिलहाल 4 तो दिख रहे हैं। संख्या से पहले बाद में प्रतीक, एक तो ये था 6, दूसरा 3 था, तीसरा 9 था, और एक ये भी है, ये भी चिन्नी होता है।
ठीक है, और इसके बाद 6, और कोई रह तो नहीं गया, नहीं रहा। तो फिलहाल इसका करेक्ट जो आंसर दे के आएंगे वो कौन सा दे के आएंगे, 5। 5 यानी बी ऑप्शन सही आंसर है। कौन कौन सी ऐसी संख्या है कि सर ऐसी संख्या है 6, 3, 9, 7 और 6, टोटल मिलाकर कितनी है, 5। अगला प्रश्न है, ऐसी कितने प्रतीक हैं जिनके पहले एक संख्या है ठीक बाद में भी एक अन्य संख्या है। प्रतीक से पहले संख्या बाद में संख्या, प्रतीक से पहले संख्या बाद में संख्या, प्रतीक से पहले संख्या, प्रतीक से पहले संख्या बाद में, प्रतीक के पहले बाद में, पहले बाद में, पहले बाद में, प्रतीक के पहले बाद में संख्या, 3 और 2 5, करेक्ट आंसर आएगा 5। इसका आंसर भी जो है वो ए ऑप्शन माना जाएगा। ऐसी 5 संख्याएं प्रतीक हैं जिनके पहले संख्या और बाद में संख्याएं हैं। एक तो हैश है, एक परसेंटेज है, एक स्टार है और एक लेस देन है, एक डॉलर है। टोटल मिलाकर कितने हो गए, 5 हो गए। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर 20 नंबर का पजल टेस्ट से रिलेटेड एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है, ये कह रहा है GHIJKL टोटल 6, एक इमारत, अलग अलग मंजिल, भूतल संख्या 6 है और ऊपर की मंजिल की संख्या 5 है। तो ठीक है, ऐसे कह रहा है 1 2 3 4 5 6, 6 5 4 3 2 1, ऐसे कह रहा है ये, ठीक है। आगे लिखा है कि जी और के विषम वाली मंजिल पर रहते हैं, ठीक है, और मंजिल 2 पर रहता है, विषम मंजिल पर रहते हैं। आई जो है वो मंजिल 2 पर रहता है, आई की फिक्स हो गया, मंजिल जो है सेकंड पर रहता है। एल एच के ठीक ऊपर, एच एल के ठीक ऊपर, एच एल के ठीक ऊपर, आई के ठीक नीचे, एच एल के ठीक ऊपर और आई के ठीक नीचे, ठीक है। जी सबसे ऊपर वाली मंजिल पर नहीं रहना है, यहाँ नहीं रहेगा, जी नीचे आएगा। जी और के विषम वाली मंजिल पर रहते हैं, जी और के, जी और के, और जी ऊपर नहीं रहता है, तो ठीक है, जी यहाँ, के यहाँ, सही है। और कौन कौन बचा है अब कि सर जी आ गया, एच आ गया, आई आ गया, जे नहीं आया, तो जे यहाँ आ जाएगा। सारी बातें पूरी हो चुकी हैं। आपसे कह रहा है सबसे निचली मंजिल पर जो है वो कौन रहता है, कि सर सबसे निचली मंजिल पर जो है वो जे रहता है। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा ऑप्शन है, कि सर डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। सबसे निचली मंजिल पर जो है वो कौन रहता है, अच्छा ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। सबसे निचली मंजिल पर जो रहता है वो कौन रहता है, ए रहता है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। 20 एग्जाम्पल हो चुके हैं बच्चों, 21 नंबर का एग्जाम्पल है और ये वाला जो एग्जाम्पल है पैसेज का एग्जाम्पल है। तो एक काम करो, पूरी क्लास पढ़ लो और फिर इसके बाद पैसेज को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़ लो पैसेज को, पैसेज कंक्लूजन वाला एग्जाम्पल है, फिर इस पैसेज को हम सॉल्व करते हैं। एक बार आप अपने हिसाब से एक बार पढ़ लीजिए क्या लिखा है, ठीक है। उसके बाद में फिर सॉल्व मैं करूंगा। टोटल 21, 22, 23 3 एग्जाम्पल जो हैं इसमें होने वाले हैं। तो एक बार अपने हिसाब से जो है वो आप ट्राई कर लो, पढ़ लो। पैसेज आसान होते हैं। बहुत से लोग क्या है कि इसमें 70% तो इसको देख के डर जाते हैं, जबकि हकीकत बोल रहा हूँ, आपको डरना नहीं है। पैसेज बहुत आसान होता है, जो लैंग्वेज लिखी है उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल पूछता है। और ज़्यादा टफ जो है बैंक पीओ में आते हैं। पटवारी के एग्जाम के अगर आप पैसेज देखोगे, बहुत आसान आसान पैसेज जो है पूछे गए हैं, क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि आधे बच्चे तो इसको देख के डरेंगे, इसलिए जो बच्चे कोशिश करेंगे उनका आंसर जो है वो सही जाएगा। तो आप अपने हिसाब से एक बार ट्राई करिएगा। 21 से 23 क्या कह रहा है, ये पैसेज है अपने सामने, ठीक है। अब यहाँ कोई भी मुद्दा ले आएगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश की बात हो रही है बच्चों। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में विकास के लिए कुछ क्षेत्र जैसे कि सिंचाई, मवेशी पालन, डेयरी, कृषि, आर्थिक स्रोत का गठन में व्यवहारिक सफलता के लिए नए प्रयोग किए गए हैं। छोटे खेतों के समूह की सिंचाई के लिए 20 एकड़ भूमि की सिंचाई करने वाले डिजिटल पंप का प्रयोग किया गया है। डिजिटल पंप की बात हो रही है बच्चों। युवक को इंजन पंप खरीदने के लिए बैंक से ऋण दिया गया था, जिसे खरीदकर वह उसे कृषक को किराए पर देने लगा। हाँ जी, पंप खरीदने के लिए बैंक से इसने लोन लिया और उसने क्या किया, पंप को और कृषकों को और किसानों को किराए पर देना शुरू कर दिया। और यह प्रयोग इस प्रकार सफल साबित हुआ कि गोंडा जिले में सिंचाई सुविधा
से पूर्ण हो गया। मवेशी भी विभिन्न प्रकार के कृषि से जोड़ा गया है। विभिन्न क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया गया। जो एक व्यवहारिक क्रिया थी, यह सिर्फ लोगों के सही सुझाव, लगन एवं भागीदारी से संपन्न हो सका है। कल्पना एवं उनके दृश्य सादृश्य कार्य दोनों क्षेत्रों की समस्या से सही समाधान में मदद की है। हाँ जी, बात समझ में आ रही है। उत्तर प्रदेश का गोंडा जिला था, वहां पर क्या हुआ था कि पंप जेड से जो है वो पंप खरीद लिया था। उस पंप को खरीदने के लिए बैंक से जो है वो लोन लिया गया था और उसके बाद में उसी पंप को और किसानों को दिया गया था। उससे उन्होंने भी अपने खेत की सिंचाई को अच्छे से मतलब किया। उससे इन किसानों को फायदा हुआ, साथ के साथ इनकी मवेशी, विभिन्न प्रकार के कृषियों से, डेयरी उद्योग वगैरह इनसे जोड़ा गया था। कहने का मतलब ये है कि गांव के प्रयास से, गांव, उत्तर प्रदेश के एक गांव के प्रयास से, एक बंदे के प्रयास से, एक पूरे गांव के प्रयास से जो है वो पूरा गांव जो है संपन्न कर दिया इन्होंने। अब इसमें पहला प्रश्न है 21। इस प्रकार के कार्य को शुरू करने से पहले गोंडा जिले में रहने वाले लोगों को कोई समस्या नहीं थी। कोई समस्या नहीं थी। अगर कोई समस्या ही नहीं थी तो फिर इतना ज़्यादा जो है वो सिंचाई की बात क्यों की जा रही है? तो यहाँ पर ये बात तो गलत है कि समस्या नहीं थी, समस्या पहले थी, तभी उसी के लिए, सिंचाई के लिए पंप खरीदा किसी व्यक्ति ने, उसी को औरों को किराए पे देने लगा, जिससे सिंचाई की जो पानी की जो आवश्यकता थी सिंचाई के लिए, वो सारी की सारी दूर हो गई। फिलहाल अनुमान जो है वो निश्चित रूप से गलत है, यानी डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा है समस्या नहीं थी, जबकि पैसेज में ऐसी कोई बात लिखी नहीं है, इसलिए ये बात जो है वो पैसेज की गलत मानी जाएगी। निष्कर्ष जो है वो गलत है। 22, किसी किसान को इंजन पंप खरीदना उसकी क्षमता से अधिक हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। इसमें एक किसान था जिसने पंप खरीदा और उसकी क्षमताओं से अधिक जो है उन्होंने प्रॉफिट उठाया, लाभ उठाया उसका। तो ये जो है अनुमान निश्चित रूप से सत्य है, एक आंसर सही माना जाएगा। गोंडा जिले के लोगों को खेती करना उनका पूर्व का व्यवसाय नहीं था। ऐसा कहीं लगा है पूर्व का व्यवसाय नहीं था, ऐसी कोई जानकारी है क्या? कि सर इसके बारे में हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं है, और इसके बारे में जानकारी नहीं है कि व्यवसाय नहीं था। किसानों का जो काम होता है वो खेती करना होता है बच्चों। तो यहाँ लिखा है गोंडा जिले के लोगों को खेती करना उसका पूर्व का व्यवसाय नहीं था, पहले का व्यवसाय नहीं था। ये बात गलत है, 100% गलत है। आंकड़े अधूरे नहीं दे सकते, क्योंकि किसानों का काम है भाई, किसानों का काम है अपने खेतों की जो है वो सिंचाई करना, उनमें पानी वगैरह का ध्यान रखना। तो यहाँ पर अनुमान निश्चित रूप से क्या है, सत्य है। तो डी ऑप्शन यानी 4 नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ये 23 नंबर का एग्जाम्पल था। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। ये इनपुट आउटपुट का एग्जाम्पल है। इसमें क्रम क्या है, ये इनपुट है, और मैंने कहा था आपसे इनपुट से सीधे आ जाइए आप आखिरी वाले स्टेप पे। और लास्ट स्टेप जो है वो कौन सा है इसका, ये वाला स्टेप है। सबसे पहले क्या दिख रहा है मुझे, सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटा अल्फाबेट, बड़ी संख्या छोटा अल्फाबेट, बड़ी संख्या छोटा अल्फाबेट, बड़ी संख्या छोटा अल्फाबेट। तो यहाँ पर जो क्रम है वो क्या है कि सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, और उसके बाद में सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटा अक्षर, ये क्रम है, बड़ी संख्या छोटा अक्षर। ये एग्जाम्पल 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा चरण 6 होगा। ये इनपुट है और छठा स्टेप आपका निकालना है, और क्रम क्या है, बड़ी संख्या छोटा अल्फाबेट। तो ठीक है, आपके पास कौन है कि सर आपके पास है एच, बड़ी संख्या लेनी है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 64, 1। छोटा अल्फाबेट लेना है सब में, सबसे छोटा अल्फाबेट एच ही है भाई, तो ये 1 डैश, सही है। अब इसके बाद में कौन पास बन गया कि सर डब्लू पास बन गया। अब आप बताइए बड़ी संख्या कौन सी है कि सब 56 है, 2। छोटा अल्फाबेट कि सर एस है, 3। बड़ा नंबर 36 है कि सब 4। छोटा अल्फाबेट कि सर छोटा अल्फाबेट तो अब डब्लू है ना, तो 4 डैश, ये बन गया पास। बड़ा नंबर ये 5, आखिरी में अक्षर बचे, संख्या बचे, खाली छोड़ दो। तो इसका छठा चरण पूछ रहा है, मैं आपसे पूछता हूँ इसका छठा चरण आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, क्योंकि ये खत्म ही 5 में हो रहा है। तो सही उत्तर आएगा ऐसा कोई भी चरण नहीं होगा।
इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 4 आएगा, ऐसा कोई भी चरण नहीं होगा। 24 नंबर है। 25 की बात करें, ये इनपुट दिया हुआ है, इसमें से कौन सा अंतिम से पहले वाला चरण होगा, लास्ट स्टेप निकालना है, उससे जस्ट पहले वाला कौन सा चरण है वो पता करना है। ये पास है। बड़ी संख्या 75 है, एक छोटा अल्फाबेट जो है सब में कौन सा है, एफ। दो बड़ा नंबर, तीन छोटा अल्फाबेट, चार बड़ा नंबर, पांच छोटा अल्फाबेट एन, छह बड़ा नंबर, सात छोटा अल्फाबेट। ठीक है, तो यहां पर एक नंबर दिया था हमने 75 को, तो अंतिम चरण जो है मुझे सातवां दिख रहा है, और अंतिम से पहला कौन सा होगा फिर कि सर छठा चरण होगा, यानी 3 नंबर का ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। आपसे पूछा है अंतिम से पहला चरण कौन सा है, लास्ट स्टेप मुझे दिखाई दे रही थी 7 है, और 7 से जस्ट पहले वाला कौन सा है, 6। अगर इनपुट आउटपुट आपने नहीं पढ़ा है तो इसको मैंने रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे बहुत बढ़िया तरीके से 4 क्लासें मैंने इनपुट आउटपुट के लिए 0 लेवल से, उसको आप देखना पहले, उसके बाद इस तरह के एग्जाम्पल आपसे सॉल्व होने लग जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये थर्ड स्टेप है आपका, और इसमें पूछ रहा है निश्चित रूप से इनपुट कौन सा है। देखो मेरी बात सुनो, मैंने जब इनपुट आउटपुट पढ़ाया था तो मैंने कहा था थर्ड स्टेप पे हो, थर्ड से फोर्थ फिफ्थ या लास्ट स्टेप आप निकाल सकते हो, पर बैक की बात करें, सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप या इनपुट पूछे तो इसका आंसर जो है वो आएगा निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि इनपुट आउटपुट में आगे तो जा सकते हो बट पीछे नहीं जा सकते। मतलब फॉरवर्ड वाला बटन तो काम करता है बट रिवर्स वाला बटन जो है वो काम नहीं करता है। ऐसे प्रश्न का उत्तर हमेशा आएगा निर्धारित नहीं किया जा सकता, यानी 4 नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो याद रखना है आगे तो बढ़ सकते हैं बट पीछे नहीं जा सकते, इसलिए ऐसे प्रश्नों का आंसर हमेशा 4 नंबर आएगा। कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये मॉक टेस्ट नंबर 3 अपना खत्म हुआ है, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।